और वो बता रहे हैं कि अगर आप धनवान बनने में थोड़ा जल्दी करते हैं और सोचते हैं कि हम बस जल्दी धनवान बन जाएंगे, तो इससे क्या होता है। तो आपको यदि स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे ज़मीन हो गया, आपको अच्छे रिटर्न के लिए या आप संभावित जो भी आप मुनाफा चाह रहे हैं उसको पाने के लिए आपको आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो चलिए आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 है इसका, उसमें हमने बात की थी, आप ये टाइटल देख लीजिएगा, जो कि अरबपति जो बिलियनियर है वो कि कैसे कि एक बदहाली और गरीबी की हालत में पहुंच गए। वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बात की थी कि वॉरेन बफेट ने क्या क्या गलतियां नहीं की लास्ट में। तो उसी के आगे ये बता रहे हैं, ये पार्ट 2 है कि आपको यह दिखाने के लिए मैं यह कहना चाह रहा हूँ, आपको रिक गुरियन की एक कहानी सुननी होगी। आपने संभवतः वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह में एक तीसरा सदस्य भी था, रिक गुरियन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने एक साथ मिलकर निवेश किए और व्यवसाय प्रबंधकों के साक्षात किए। ठीक है, फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गया। कम से कम बफेट और मुंगेर की सफलता की तुलना में निवेशक मोहनीश पवराई ने एक बार बफेट से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। वॉरेन बफेट ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत धनवान बनेंगे। हम धनवान बनने की जल्दी में नहीं थे, हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वह जरा जल्दी में था। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर आप धनवान बनने में थोड़ा जल्दी करते हैं और सोचते हैं कि हम बस जल्दी धनवान बन जाएंगे, तो इससे क्या होता है। हुआ कुछ यूँ कि 1973-1974 की गिरावट में रिक सीमांत ऋण से दबा हुआ था और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। इसीलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने वर्कशायर स्टॉक वॉरेन के बेच दिए और वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के वर्कशायर स्टॉक $40 प्रति एक से भी कम की दर में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वह कर्ज में था। चार्ली, वॉरेन और रिक धनवान होने में समान रूप से सफल थे, लेकिन चार्ली और वॉरेन के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल भी था और लंबे समय में यह कौशल सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने इसका कुछ इस तरह से उल्लेख किया है, आगे बने रहने और उत्तरजीविका में अंतर होता है। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है, आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। उत्तरजीविका मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूँगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। तो आपको यदि स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे ज़मीन हो गया, आपको अच्छे रिटर्न के लिए या आप संभावित जो भी आप मुनाफा चाह रहे हैं उसको पाने के लिए आपको आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। पहले तो अपने जो आज की कंडीशन है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर आपकी आज की कंडीशन ठीक नहीं है तो आप रुक ही नहीं सकते हैं, आप उसको किसी भी भाव में बेच देंगे जो भी आपने लेके रखा है, और उस वक्त वो भाव उस हिसाब से ना ग्रो हुआ हो तो आपको सस्ते में उसे बेचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा सकते हैं उस वक्त। इसीलिए आर्थिक रूप से कहीं भी ना कर्ज लेके रखना है, ना किसी तरीके का कोई गलत काम, फर्जीवाड़ा, ये सब चीज़ों से बच के रहना, तभी आप लंबे समय तक टिके रहेंगे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नगद धन रोककर नहीं रखना चाहता, वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहता है जिसका मूल्य ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नगद धन रोकने से आप रूढ़िवादिता दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल ना लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नगद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10% की। यह 9% का अंतर हर रोज आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नगद धन आपको बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नगद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया वह 1% प्रतिवर्ष नहीं है, यह उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। ठीक है, कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती है, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत लंबे समय तक टिके रहें, विशेषता अस्त व्यस्तता और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा ये डिपेंड नहीं करता कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है या बहुत बड़ा प्रतिफल आ चुका है ना, बहुत बड़ा फल मिल चुका है। ये इस पर डिपेंड करता है जो वास्तविक धन जो ग्रो होता है, कंपाउंडिंग का जो मेन उद्देश्य होता है या कंपाउंडिंग का जो मेन लाभ होता है वो तभी मिल पाता है जब आप बहुत लंबे समय तक इस गेम में टिके रहेंगे। और लंबे समय मतलब कभी निकालना ही नहीं है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही तो जब मार्केट अच्छे बुल रन में हो, अच्छे, तो कुछ रुपए आप निकाल सकते हैं जिसको आपकी जितनी आपकी ज़रूरत हो। लेकिन लंबे समय तक आप इसमें बने रहेंगे तभी जा करके वो मुनाफा मिलेगा जो आपको चाहिए। योजना बनाना आवश्यक है, योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम ना कर रही हो। ठीक है, वह क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और है, करता कुछ और है। आर्थिक और निवेश संबंधी योजनाओं विकट होता है क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजनाएं होती है जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती है। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर आवास में उछाल और गिरावट के कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट में जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई, रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस जिसने कि किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। ठीक है, तो ये किताब कोरोना वायरस के टाइम पर शायद लिखी जा रही थी और क्या बोला गया है कि उसने दुनिया हिला के रख दिया था। तो आप जब भी आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं तो आप भविष्य की कल्पनाओं को नहीं समझ सकते हैं। भविष्य में क्या क्या हो सकता है ये आपको उस टाइम पे नहीं पता होता है कि उस टाइम पे भविष्य में ये चीज़ें तो मैं पहले से तैयार रहूँ। तो कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वह वास्तविकता की मार झेल सके और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। यहाँ पर जो हमारा भविष्य है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता अगले पल क्या हो जाए, लेकिन हमें योजना ऐसी ही बना के रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैंने पिछले एक वीडियो में डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखिए, गोल्ड सिल्वर जैसे मेटल में भी इन्वेस्ट करके रखिए, साथ में अपने कुछ पैसों को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके रखिए, ज़मीन वमीन में, और कुछ दुकान शॉप्स खरीद के रख सकते हैं जिसको आप रेंट पे दे सकते हैं। ठीक है, कुछ पैसा शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हों, और मैं तो कहूँगा कि आप बंच ऑफ स्टॉक जैसे कि ETFs हो गए उनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर कदम साबित हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि एक स्टॉक को आपको नज़र रखनी पड़ेगी, हर दिन आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको, क्योंकि वो बंच ऑफ स्टॉक का एक बंच है, तो उसमें गिरावट भी बहुत कम होती है और जाता भी कम है, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। मिनिमम रिस्क के साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई एडवाइस नहीं है, आप अपनी सूझबूझ, अपनी दिमाग लगा करके अपना माइंड से सोचिए और समझिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। यह एक रिकमेंडेशन भी नहीं है, यह सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से एनालाइज करने के लिए बताया जा रहा है। ओके, एक अच्छी योजना इस तथ्य को नहीं झुठलाती बल्कि वह इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बदलती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते हुए देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाएगा। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप यह कह सकें कि अगर अगले 30 वर्षों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर यह प्रतिफल 4% भी रहे मैं संभवतः संभाल लूँगा, उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। ठीक है, बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे ऐसी परिस्थिति में बस काफ़ी हद तक ठीक थे जहां चीज़ों को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है। यह कई रूप से पाया जाता है, एक नम्य सोच और एक अबद्ध समरेखा, कुछ भी जो आपको विभिन्न नतीजों के साथ सुखपूर्वक रहने दें। यह रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होना मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना। सुरक्षा सीमा का मतलब है जोखिम के एक स्तर पर अपनी उत्तरजीविका की संभावनाओं को बढ़ाकर
सफल होने की संभावना को बढ़ाना। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितनी अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी उतनी ही कम अनुकूल परिणाम हासिल करने की अत्यावश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें बस इतना ही समझ में आया जो मैंने आपको अभी बता दिया, क्लियर कर दिया है कि हमें जो भी जोखिम उठाना है और जो भी आने वाले समय है, भविष्य है, वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हमें कुछ नहीं पता आगे क्या हो सकता है, तो हमें अपनी योजना ऐसी ही बना के रखनी पड़ेगी कि उस प्रतिकूल अवस्था में भी, जब समय हमारे विपरीत चल रहा हो, तब भी हम स्थिर रहें और अपने इन्वेस्टमेंट को उस समय भी हम लॉस में ना निकालें। ठीक है, लॉस ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे हमको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। और थर्ड जो टिप्स है, एक संतुलन व्यक्तित्व जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत में समय के साथ सब संतुलन होकर अच्छे परिणाम निकालेंगे। बल्कि आप यह जानते हैं कि बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास के वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर ही जाएगी, लेकिन समान रूप से अवगत भी कि अब और तब के बीच रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है और हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें परस्पर अनन्य नहीं है। ठीक है, जैसे सभी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, मार्केट रिसर्चर बोलते हैं, जो एडवाइस देते हैं कि एट द एंड मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, हमें भी ये पता है कि भले थोड़े इससे गिरावट आती है, थोड़ा मार्केट करेक्शन होता है, यहाँ तक कि क्रैश भी देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट ऊपर ही रहती है ना। एट द एंड जब लास्ट में हम देखेंगे, बहुत लंबे समय में देखेंगे, तो मार्केट ऑल टाइम हाई में ही रहेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें पता है कि दीर्घकालिक में जो बड़े समय है उसमें तो मार्केट ऊपर ही रहेगी, लेकिन अगर बीच में थोड़ा झटका मिल जाता है, क्रैश की संभावना हो गई, करेक्शन हो गया, तो उसमें हम किस तरीके से रेडी हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये लास्ट टिप्स थी। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो यदि आपको ये नॉलेज पसंद आ रहा है, इसी तरीके का और भी बेहतरीन नॉलेज चलते रहेंगे, वीडियोस को अपने सहयोगी, संबंधी और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो, और इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो बुक की सीरीज़ चल रही है ये लगातार आपको कंटिन्यूसली अपडेट इसका मिलता रहे। जैसे ही ये बुक रिलीज़ हो वैसे ही आपके पास इसका एपिसोड पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।